हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो 50 प्रश्नों वाली प्रैक्टिस सेट की इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? प्रेमिका के रूप में देखा गया। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता था। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत माने जाते थे। ठीक है। इसके अलावा सूफियों ने जितनी भी प्रेम कहानियों की रचना की, वे सभी कहीं ना कहीं हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन पर ही आधारित रहा और वे सभी रचनाएं प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परुष का विलोम शब्द होगा कोमल। परुष का विलोम हो जाएगा कोमल। आगे बढ़ेंगे, रस गंगाधर के रचयिता कौन रहे? तो रस गंगाधर के रचयिता रहते हैं पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता रहे पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ नवाब शहाबुद्दीन के आश्रित थे, अर्थात कहे तो नवाब शहाबुद्दीन इनके आश्रयदाता रहे। इसके अलावा यह दारा शिकोह के समकालीन माने जाते थे। पंडित राज जगन्नाथ दारा शिकोह के समकालीन माने जाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है? तो इनमें से फारसी शब्द है रोशनदान। रोशनदान एक फारसी शब्द है। इसके अलावा कुछ अन्य फारसी शब्द है शादी, शिकार, बाजार, बर्फ, जादू, कसूर, कारनामा, नमक इत्यादि। इनमें से जो आलस और आज शब्द है, यह एक तद्भव शब्द है। आलस और आज एक तद्भव शब्द है, जबकि उलूक एक तत्सम शब्द है। उलूक का अर्थ होता है उल्लू और उल्लू एक तद्भव शब्द है, जबकि उलूक एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृतांत है, एक यात्रा वृत्त है, जिसके रचयिता रहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। यह इनका दूसरा यात्रा वृतांत है। अज्ञ द्वारा लिखा गया एक बूंद सहसा उछली, यह उनका दूसरा यात्रा वृतांत रहा। इसके पहले उन्होंने अरे यायावर रहेगा याद नामक यात्रा वृतांत लिखा, जो सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अरे यायावर रहेगा याद नामक यात्रा वृतांत में अज्ञ ने भारत भ्रमण के बारे में बताया है, जबकि एक बूंद सहसा उछली में अज्ञ ने अपने यूरोपीय प्रवास के बारे में चित्रण किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, समय देवता किसकी रचना है? समय देवता कविता विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि रहे। नरेश मेहता को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए, उनकी संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं के लिए सन 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके अलावा नरेश मेहता का असली नाम रहा पूर्ण शंकर शुक्ल। नरेश मेहता जी का असली नाम क्या था? तो पूर्ण शंकर शुक्ल। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितनी भी अलग से मैं बातें बता रही हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? जायसी नामक आलोचना कृति के रचयिता रहते हैं विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक माने जाते हैं। ये तीसरा सप्तक के कवियों में शामिल रहे। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि थे, जबकि विजयदेव नारायण शाही तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में शामिल रहे। इसके अलावा जायसी का प्रकाश सन 1983 ईस्वी में हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद से हुआ। ठीक है। साहित्य लोचन नामक आलोचना कृति के रचयिता रहते हैं श्याम सुंदर दास। रस मीमांसा नामक आलोचना कृति के रचयिता रहे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। साहित्य लोचन नामक आलोचना कृति के रचयिता कौन रहे? तो श्याम सुंदर दास, तथा रस मीमांसा नामक आलोचना कृति के रचयिता रहे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है। तो यह एक संकेतवाचक वाक्य है।
संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी कार्य का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, जिस वाक्य में किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर या फिर किसी दूसरी चीज पर निर्भर करता है, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जो यह दूसरा वाक्य है यहाँ पे, फसल अच्छी होती, फसल का अच्छा होना कहीं ना कहीं बाढ़ पर निर्भर करता है। ठीक है, फसल अच्छी होगी अगर बाढ़ नहीं आएगी, परंतु अगर बाढ़ आ गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे एक कार्य का होना किसी दूसरी चीज पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न देखेंगे, विशाल भारत पत्र के संपादक कौन रहे? तो विशाल भारत पत्र के संपादक रहते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत पत्र के संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में कोलकाता से आरंभ हुआ। विशाल भारत पत्र का संपादन 1928 ईस्वी में कोलकाता से आरंभ हुआ। इसके संस्थापक थे रामानंद चट्टोपाध्याय। विशाल भारत पत्र के संस्थापक रहे रामानंद चट्टोपाध्याय, जबकि इसके प्रथम संपादक बने थे बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, जिन्होंने सन 1928 से 1937 तक इस पत्र का संपादन कार्य किया। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो अचरज, अचरज एक तद्भव शब्द हो जाएगा। अचरज तद्भव शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा आश्चर्य। इसके अलावा उपवास, शत, वधु, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। उपवास जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव रूप हो जाएगा उपास। शत शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा सौ, तथा वधु शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा बहु। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला एक देशज शब्द है। गड़बड़ घोटाला एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन जयोति नगहीर। प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति है जायसी की। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, जो कि उनके महाकाव्य पद्मावत से उद्धृत है। ठीक है, इसके अलावा जायसी की काव्य भाषा रही अवधी। जायसी की काव्य भाषा क्या मानी जाती है? तो अवधी। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह कविता किनकी है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। यह पंक्ति है यशोधरा की। ठीक है, और ये यशोधरा तब कहती है जब गौतम बुद्ध उन्हें छोड़कर चले जाते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो यह पंक्ति वह एक तरह से पीड़ा में कहती है कि अगर गौतम बुद्ध को जाना ही था तो उन्हें बताकर जाते। ठीक है, इस पंक्ति के द्वारा एक तरह से यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले रचनाकार कौन रहे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले रचनाकार रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस वजह से इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलायची शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इलायची का तत्सम शब्द कौन सा है? इलायची का तत्सम रूप हो जाएगा एला। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं पढ़ा होगा आप लोगों ने काफी बार, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है आंचलिक रचनाएं, या फिर कहे तो क्षेत्र विशेष की जनता की बोली, उसके मनोभाव, उसकी लोक संस्कृति, तीज त्योहारों, रीति रिवाजों, परंपरा तथा स्थानीय विशेषताओं का इसमें चित्रण किया जाता है आंचलिक रचनाओं में। जिस प्रकार मैला आंचल जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास रही, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है मैला आंचल नामक आंचलिक उपन्यास में। इसके अलावा नागार्जुन द्वारा रचित भी कुछ प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम कुछ इस प्रकार है, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेसर नाथ। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता रहे रहीम। इस पंक्ति के रचयिता रहते हैं रहीम। इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता, न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने जल को पीता है, ठीक उसी प्रकार जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी अपनी संपत्ति को खुद के लिए नहीं संग्रह करते। ठीक है, अर्थात कहे तो वे हमेशा दूसरों के लिए अपनी संपत्ति को काम में लाते हैं या फिर दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनका उपकार करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचयिता कौन रहते हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता रहे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। अन्य कुछ पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, काजू, पपीता, अलमारी, गमला, इस्पात, कमीज, कमरा, बाल्टी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन रहे? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य चंदायन के रचयिता रहते हैं मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य चंदायन के रचयिता कौन रहते हैं? तो मुल्ला दाऊद। इसकी रचना सन 1379 ईस्वी में की गई थी। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा माता प्रसाद गुप्त इसका मूल नाम, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या फिर लोर कथा मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किनका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी पर सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिनकर आधुनिक युग के राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचनाकार माने जाते हैं। इन्हें वीर रस का कवि भी कहा जाता है। दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहाँ पे हुंकार, कुरुक्षेत्र, ये दोनों रचनाएं भी दिनकर के ही रही। अगला प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार का नाम बताइए। तो बैताल पच्चीसी के रचनाकार का नाम मुझे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो ज़रूर से इसका आंसर देना है जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, और थोड़ा डिटेल में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन रहे? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता रहे अमृतलाल नागर। यह उपन्यास विधा की रचना रही। सुहाग के नूपुर उपन्यास विधा की रचना रही। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्दी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? हल्दी का तत्सम शब्द हो जाएगा हरिद्रा। हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा। अगला प्रश्न है, हार की जीत के कहानीकार कौन रहे? तो हार की जीत के कहानीकार रहते हैं सुदर्शन। हार की जीत के कहानीकार सुदर्शन। अगला प्रश्न है, अवांछित संवाद के लिए उपर्युक्त मुहावरा क्या होगा? अवांछित संवाद के लिए उपर्युक्त मुहावरा सरखाना। अवांछित संवाद के लिए उपर्युक्त मुहावरा हो जाएगा सरखाना। बेवजह का संवाद करना यानी सरखाना। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन रहे? तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक रहते हैं राजेंद्र अवस्थी। ये हिंदी के प्रख्यात पत्रकार और लेखक माने जाते थे। कादम्बिनी के अलावा इनकी कुछ अन्य पत्रिकाएं जिसका संपादन इन्होंने किया, नवभारत, सारिका, नंदन और साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी ये संपादक थे राजेंद्र अवस्थी। अगला प्रश्न है, हनुमत चरित्र के रचयिता कौन रहे? तो हनुमत चरित्र के रचयिता रहते हैं रायमल्ल पांडे। हनुमत चरित्र के रचयिता रहे रायमल्ल पांडे। यहाँ पर नाभादास जो है ये अग्रदास के शिष्य थे। ये तीनों ही राम भक्ति धारा के रचनाकार रहे हैं, राम भक्ति काव्य धारा के रचनाकार रहे हैं। इसमें जो नाभादास है ये अग्रदास के शिष्य रहे। नाभादास की रचना भक्तमाल काफी प्रसिद्ध रही, जिसके बारे में पूछा जाता है काफी बार। अगला प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? जिस प्रकार क वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से उच्चारित होता है, ट वर्ग मूर्धा से उच्चारित होता है, ट ठ ड ढ अण, त वर्ग
दंत से उच्चारित होता है। ठीक है, त वर्ग दंत से उच्चारित होता है, त थ द ध न। और जो प वर्ग है, अंतिम वर्ग है प वर्ग, प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु की रचना नहीं है, यह गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। गिरजा कुमार माथुर की कुछ अन्य रचनाएं हैं, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले। ठीक है, ये सभी गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। इसके अलावा गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे। भारत विनय, बूंदी वारिश, पुष्पांजलि, इन तीनों के रचयिता रहते हैं मिश्र बंधु। अगला प्रश्न देखेंगे, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज एक जीवनी है। यह जीवनी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जो उन्हीं की पुत्री सुधा चौहान द्वारा रची गई है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1975 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? तो कृष्ण काव्य की भाव संपदा ब्रज भाषा में व्यक्त हुई है, अर्थात ज्यादातर कृष्ण काव्य जो रहे, भगवान कृष्ण पर आधारित जो रचनाएं रही, वे ब्रज भाषा में ही रचित रही। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा फारसी। ये थोड़े हलवा टाइप क्वेश्चन थे, 1-2। अगला प्रश्न देखेंगे, रामविलास शर्मा की आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, ठीक है, रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है। और 3 खंड कुछ इस प्रकार है, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर तथा आपस की बातें। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर तथा आपस की बातें। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी रूप से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी की बोलियां। और पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत तो कौन कौन सी बोली आती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जिसके रचयिता रहते हैं वामन। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचयिता रहे वामन। यह एक रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ रहा। इसके अलावा साहित्य दर्पण के रचयिता रहते हैं विश्वनाथ। काव्य अलंकार के रचयिता रहे भामा तथा काव्यदर्श के रचयिता रहते हैं आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा सन 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य करते रहे। इसका प्रकाशन पहले झांसी से हुआ, फिर कानपुर से होने लगा था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पहले झांसी से होता था, फिर कानपुर से होने लगा था। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से जो शब्द विशेषण है वह है चचेरा। चाचा संज्ञा शब्द में जब हम एरा जोड़ते हैं, चाचा संज्ञा शब्द में जब एरा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो चचेरा होता है, और चचेरा एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन रहे? के लेखक रहते हैं राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक रहे राधाचरण गोस्वामी। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति किस प्रकार सम्मिलित होकर विद्रोह करते हैं तथा अपनी समस्याओं को दूर करते हैं, इसे ही दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है, जिसके रचयिता रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला द्वारा रचित यह कविता मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारती है, अर्थात कहे तो शोषित समाज की विषमता का चित्रण करती है। नामवर सिंह ने अधिकांश किस विधा में अपनी रचनाएं की हैं? तो आलोचना विधा में नामवर सिंह ने ज्यादातर रचनाएं आलोचना विधा में की है। ठीक है,
और इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं। कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज पूछा जाता है इनके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्कस उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो सर्कस उपन्यास के रचयिता रहते हैं संजीव। सर्कस उपन्यास के रचयिता रहे संजीव। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली किसका नाटक है? तो सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका रचना काल रहा 1934 ईस्वी और यह एक समस्या प्रधान नाटक माना जाता है, जिसमें 3 अंक हैं। यह 3 अंकों का नाटक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यात्रावृत्त है? चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रावृत्त है। इसके अलावा भूले बिसरे चित्र उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहते हैं भगवती चरण वर्मा। अपनी खबर एक आत्मकथा है और यह पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, जबकि पथ के साथ ही एक संस्मरण विधा की रचना है, जिसकी रचयिता रहती हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ये एक बहुत बड़े लेखक माने जाते थे। माना जाता है कि इनकी लेखनी और भाषा जरूरत के अनुसार अपने रंग बदल लेते थे, इस वजह से इन्हें कलम का जादूगर कहा गया। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान क्या रहा? तो गंग कवि का जन्म स्थान रहा इटावा। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि रहे। इसके अलावा ये रहीम के मित्र थे। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि रहे तथा ये रहीम के मित्र भी थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि द्वारा रचित प्रमुख रचना का नाम क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या रहा? त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या रहा? तो वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम रहा वासुदेव सिंह। त्रिलोचन को इनकी कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन के लिए सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहीं कहीं पर 1981 भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।